स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। सत्ता के संग्राम में आज हम बात करेंगे बदनावर की बाजी की। बदनावर के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बसपा का प्रत्याशी भी इस मरतबा चुनावी मैदान में है। इस सीट पर बीजेपी से उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव और शिवराज सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने करके पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है, तो कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या का मामला उठाकर वोट मांग रही है। साथ ही कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को भी जनता को बताया जा रहा है। बात अगर बसपा की जाए तो इस क्षेत्र में उसका कोई माहौल तो नहीं है, मतलब सीधी टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और इसमें भी फिलहाल कौन आगे है, चलिए इसी मुद्दे पर बात करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। सामान्य सीट बदनावर से पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। यहाँ बीजेपी की ओर से राजपूत रॉयल फैमिली से संबंध रखने वाले राजवर्धन सिंह दत्ती गांव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने राजपूत समाज के ही कमल सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा से ओम प्रकाश मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये फाइट से बाहर माने जा रहे हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1957 से लेकर अब तक 7 बार कांग्रेस जीत हासिल करने में सफल रही है। इसमें 2003, 2008 और 2018 के विधानसभा चुनाव में राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पंजे की धाक जमाई। दत्ती गांव 1998 में इस सीट से निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ चुके हैं। इन्होंने अपने पहले प्रयास में ही करीब 30,000 वोट हासिल कर तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद 2013 में राजवर्धन सिंह को बीजेपी के भंवर सिंह शेखावत ने हराया, लेकिन इसके बाद 2018 में उन्होंने शेखावत को 40,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से मात दी। बात जातीय समीकरण की करें तो यहाँ राजपूत मतदाता करीब 35 से 40,000 हैं, पाटीदार 40 से 45,000, वहीं 50,000 आदिवासी मतदाता भी हैं, जबकि 15 से 18,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा जाट, सिरवी, यादव, माली, राठौर समाज के लोग भी यहाँ रहते हैं। बदनावर की पूरी राजनीति राजपूत और पाटीदार मतदाता की इर्द गिर्द घूमती है। यही निर्णायक मतदाता है और यही कारण है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस राजपूत और पाटीदार प्रत्याशी चुनने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। करीब 2 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्रों में समस्याओं की कमी नहीं है। यहाँ बेरोजगारी हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। वहीं सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे हैं। बलवंती नदी सालों से उपेक्षा का शिकार हो रही है, ये अब धीरे धीरे नाले में बदल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ, किसानों के लिए कोई खास काम नहीं किए गए, लिहाजा अन्नदाता आक्रोशित हैं। खैर, अब इन सब के बीच बदनावर की बाजी कौन जीतता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बदनावर की बाजी, इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। आइए तारुफ आपका करवा दें। तो कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नापित जी जुड़े हुए हैं। नापित जी, आपका भी बहुत स्वागत है और शुक्रिया। इतना इंटेलेक्चुअल इंसान, इतना इंटेलेक्चुअल जनप्रतिनिधि जिसको कांग्रेस बांध कर नहीं रख पाई, जिसका खामियाजा जितेंद्र जी आप और हम पूरा प्रदेश देख रहा है। नाराजगी दूर करनी चाहिए थी अपने जनप्रतिनिधि की। नहीं, देखिए, इंटेलेक्चुअल होना राजनीति में बहुत जरूरी नहीं है जितना कि आपका कमिटमेंट जरूरी होता है। राजनीति में अगर आपको आगे चलना है और स्थिर रहना है तो आपका कमिटमेंट जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंटेलेक्चुअल होना लोकतंत्र में एक एक्स्ट्रा चीज हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी है कि आप विकास को लेकर के कितने गंभीर हैं। बदनावर में अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, मुझे समझ में आया कि बदनावर में जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे थे उनकी क्या स्थिति थी और मध्य प्रदेश सरकार ने बदनावर में क्या किया। आपने देखा, बलवंती नदी का जिक्र किया, जिसको लेकर के हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे कि बलवंती नदी के जीर्णोद्धार होना चाहिए।
उसमें जो पानी की धार बंद हुई है उसको चालू होना चाहिए। वो बदनावर की जीवनदायिनी नदी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 सालों में बलवंती नदी पर काम नहीं किया और वो जाकर नाले में तब्दील हो गई। आपने दिखाया। ठीक है, 2008 में पंजे पर ही दत्ती गांव, ठीक है, दत्ती गांव नहीं, कांग्रेस का प्रदेश नेता तो लगातार उसके लिए संघर्ष करता रहा। दत्ती गांव भी हमारे साथ थे। क्या जरूरत थी उस सरकार के साथ जाने की जिसने बदनावर में विकास नहीं किया था? ये सवाल खड़ा होता है। एक चीज, ट्रस्ट जी 1587 करोड़ रुपए का झुंझुना लेकर के मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार भूमि पूजन कर आई। अभी आपने देखा भूमि पूजन करे 1500। नर्मदा ड्रिप इरिगेशन, आप तो किसान पुत्र, किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री हो और किसानों की हालत, अभी आपने देखा किसानों की हालत बदनावर में क्या बताई जा रही, आपने सुना ना? जो आप सर्वे करके लाए वो बात सही है ना? दूसरी चीज, राजौर समूह जल प्रदाय योजना, मतलब पानी और हवा भी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो सरकार में रहना व्यर्थ है। जनता का शोषण किया आपने, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं धार्मिक भावनाओं के नाम पे आपने लगातार सरकारें बनाई। अभी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। बिल्कुल मुझे देखिए, राजौर वाली बात आपने देखी, बलवंती नदी का विकास देखा आपने, मुगेला तालाब में नल जल योजना आज ला रहे हो, जब सरकार चली गई और जाने के कगार पे आपको वहां पेयजल की संकट समझ में नहीं आ रहा था। अब आप मुगेला तक रोड की हालत वहां क्या है? बदनावर से कोड मार्ग का निर्माण करेगी, जो कांग्रेस की सरकार में हो रहा था बंद कर दिया था। अब चूंकि आपको लगा वोट चाहिए तो आप उसे फिर निर्माण करने जा रहे। कोटेश्वर में उप स्वास्थ्य केंद्र, मतलब सिविल डिस्पेंसरी नहीं है साहब। बदनावर में क्या स्थिति है ये देखिए आप। 15 सालों के बाद आप विकास की बात कर रहे हो। आप सुनिए, आप ये झूठ का जो पुलिंद है ना, और बदनावर का, अगर ये झूठ है तो आपका घोषणा पत्र है, आपकी पार्टी ने जो छापा मैं पढ़ रहा हूँ। अगर झूठ है तो आप झूठे हो, आपकी सरकार झूठी है। हमारा घोषणा, मैं अपना कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, आपके घोषणा पत्र को पढ़ रहा हूँ श्रीमान जी। तो मैं आपकी जवाब आपको बताइए ना, आप झूठे कैसे कर सकते हैं? मैं तो आप जवाब दे दीजिए आपके घोषणा पत्र का। तो फिर आप बोलना बंद करिए। बोलिए मेरी तरफ से भी आप वो जवाब, क्योंकि आपके पास अपना तो 1.5 साल का भी कुछ नहीं है और आज भी आपका घोषणा पत्र नहीं है आपके पास। मैं आपको अरे सुन लीजिए दादा, या फिर बोलते रहिए। ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दे देना, मैं 1 मिनट में भी समाप्त कर दूं। डायलिसिस मशीन आ चुकी है अस्पताल में, इंदौर और जो रतलाम भगना पड़ता था नहीं है। 1588 करोड़ की जो आप जिक्र कर रहे हो, उसका माइक्रो उद्धावन योजना का काम चालू हो गया है। ये हमारा मादा था, हम में दम था। आप तो उन 1.5 सालों में रोते रहे, बजट नहीं है, बजट नहीं है। उसी इंदौर में आप क्या करवा रहे थे? सलमान खान को ले आए थे, कौन सी वो उनका नाम याद नहीं, उनको ले आए थे। 3 दिन तो फोटो सेशन चला था प्रदेश सरकार जी। जैकलिन, हाँ वो माफ करना, जैकलिन मैं जिक्र ही नहीं करना। 3 दिन मैम फोटो सेशन चला, पूरी सरकार उसके आसपास, पूरे प्रवक्ता उसके आसपास, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात हो गई साहब, पर वो तो वही चलता रहा। हमने तो लाके रख दिया, डायलिसिस मशीन चालू हो गई, नहीं हो तो होके आ जाना 3 तारीख से पहले, देखा ना। और नल जल योजना मैम, नल जल योजना ये बंद होने वाली सिविल काम होते हैं। हाँ। ये बंद होने वाली, जैसे हमेशा क्या होता है, बदनावर जगह का निर्माण तो होता ही होगा ना। पहले 500 घर थे, 5000 हुए, 50,000 हुए, 1 लाख। तो पहले तो एक कोई स्कीम आती है, ऐसा था नहीं उठाया हथौड़ा चल दिया। 5000 लोगों के लिए एक स्कीम कैसा है, कोई भी टाउनिंग की एक स्कीम होती है। स्कीम के भाई हमने 5000 लोगों को घरों में पानी दे दिया, ड्रेनेज सिस्टम कर दिया, अगले फिर 5 कम करेंगे, फिर हम 5 का करेंगे। अगर ये सब कुछ होता आपके 39 सालों में, 50 सालों में, तो आज दिन नहीं देखना पड़ते। लगातार काम कर रहे हैं। आई मस्ट से नापित जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस फोटो सेशन का जिक्र आपने किया, आईफा को लेके सलमान खान का जिक्र किया, जैकलिन का जिक्र किया, और इनडायरेक्टली पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिक्र कर रहे हैं कि वो लोग बिजी थे और उसी फोटो सेशन में आप लोगों ने खेल दिया। देख लेते हैं कि बदनावर में दिलचस्प चुनाव देखने को मिल रहा है, किस आधार पर अपनी जीत का दावा किया जा रहा है दोनों प्रत्याशी। चलिए सुनते हैं, फिर नापित जी जवाब देंगे और जितेंद्र जी भी जवाब देंगे। बहुत सारा काम हुआ है क्षेत्र में और अभी भी विकास जारी है। हमारे क्षेत्र में नर्मदा जी का 100 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज का सीएम ने सैंक्शन करके काम चालू करवा दिया है। जो गांव छूट रहे थे हमारे क्षेत्र के, उसका भी लगभग 1700 करोड़ का सर्वे डीपीआर, उसके लिए भी सीएम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। क्षेत्र में 8 बड़े बड़े बराजेस और पानी वाटर हार्वेस्टिंग के सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हमारे सैंक्शन है। चामला और बागड़ी नदी पे कुछ बड़े टैंक्स भी हैं। इसके अलावा 200 से 250 सड़कें
संपर्क की, खेत से संपर्क की स्वीकृत हैं, वो हमारे काम चल रहा है। 27,000 आवास ट्रस्ट में कुटीर हमारे पोर्टल पे दर्ज होके लोगों को मिलने वाले हैं। 21,800 खाद्यान्न पर्ची हमने स्वीकृत करी है, जो लंबे अरसे से कांग्रेस कार्यकाल में नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। कई सड़कें महत्वपूर्ण जिले से जिले जोड़ने वाली हमारी स्वीकृत हुई है। मुद्दा तो बहुत है, हर गांव में की समस्या अलग अलग है। 15 साल में जो बीजेपी की सरकार है उसमें तक आंगनबाड़ी भवन शोचनालय भी नहीं है। जो भी समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं और लिख रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार मात्र 11 महीने रही। 11 महीने में 2 महीने तो चले गए वहाँ उनके, आज उसमें उनके भी 2-2 लाख हो गए। बाकी जो अप्रैल महीने होना था इतने में सरकार गिर गई। प्रत्याशियों को आपने सुन लिया। फोटो सेशन का नापी जी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी फोटो सेशन को लेके भी आप, क्योंकि खेल आप ही लोगों ने खेल दिया फोटो सेशन के वक्त जब कांग्रेस वहां पे बिजी थी। और दूसरी चीज, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव कह रहे हैं कि पहले विकास नहीं हुआ था, अब विकास हो रहा है। मतलब पहले जिस वक्त वो आरोप लगाया करते थे वो भी सही थे, अब जब क्योंकि उपचुनाव होना है इसलिए विकास हो रहा है। देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की आपने 2-3 बार जिक्र किया, मैंने उनका कभी मतलब बात ही नहीं की। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसके पहले जब हम सरकार में केंद्र में नहीं थे और प्रदेश में थे तो एक चलती थी इंदिरा आवास योजना। तो रश्क जी, मैं मतलब बहुत मध्यम परिवार से हूँ, बहुत ज्यादा ना नीचे, और सरकारी कर्मचारी के बेटा हूँ मैंने उन गांवों में जाके देखा है जो इंदिरा आवास योजना है। अगर आप सीधे ले जाएंगे तो घर के अंदर नहीं जा पाएंगे वो योजना। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना रखी है। तो ये जितेंद्र जी भी अपने गांव जाते होंगे तो तब बड़ा आदमी का नाम लिखा रहता, फोटो देखे तो उसमें 2 कमरे का घर, किचन और तमाम उसको बताया रहता है और सब देखा जाता। देखना तो काम आपने भी किया, काम हमने भी किया। हमने तो 6,000 किसानों के इनसे नाम मांगे थे, तो कहने साहब हम नाम क्यों दें। हम कहा था उस किसान के खाते में हर 3 महीने में 2 महीने हम 2-2 हजार रुपए डालेंगे, जो कि उसकी अंश पूंजी रहेगी। इन्होंने साहब हमको ना नंबर नहीं दिए, उन्होंने खाता नंबर नहीं दिया सरकार ने, नहीं दिया। मैं आपको और बता, और उसके बाद जो कृषि पुत्र की जो ये जितेंद्र जी बात करते थे, उसी कृषि पुत्र ने कहा 6,000 रुपए केंद्र के और 4,000 हमारे इस प्रदेश के, 10,000 रुपए प्रत्येक किसान को। उसको ना हमने जाति देखी ना उसका धर्म देखा। जब वही हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, हम बता दीजिए हमने कौन से हिंदू को दिए, कौन से मुसलमान को नहीं दिए, हमने सब दिया। हमने हर बात के लिए किया। आप टाइप की बातें कर रहे हो, मुझे आप ही आप बोल रहे हैं इतनी देर से। ये तो देख रहा है प्रदेश, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने तो 15 महीने में मीडिया की और विपक्ष की आवाज आपने बंद कर दी थी। उस 15 महीने में आपने मीडिया को सुनिए, मीडिया को अच्छा एक चीजें आपको 1 सेकंड, आप उस मीडिया को क्या कहते थे? अरे मेरी बात मीडिया बोलते थे, आपके फेसबुक में आप क्या लिखते थे? बात न कर कारवा क्यों लुटा? कारवा लुटा आपका, हमारा नहीं लुटा। सुनिए, वो जो लुटा आगे भी लुटा जाएगा। आज जो नापित जी ने बात की, रश्क जी, आज फिर वही आजादी के समय कांग्रेस की सरकार थी तो उसने नहीं किया। अरे आपने क्या किया? अरे हम तो बताया ना कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिए, 4,000 वो देख लीजिए, 6,000 वो देख लीजिए। तो मेरी बात सुनिए, बेहद ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बोल मेरा ये कहना है, शायद आप सुन नहीं पाए। आपने कहा कारवा क्यों लुटा, तो उन्होंने कहा कि कारवा हमारा नहीं लुटा, आपका लुटा है और आगे भी ये है मेरा कहना। सुनिए ना रश्क जी, सुनिए, आज पहले आपके समय में बोलिए, मेरी बात तो सुनिए। 30 सेकंड 60 सेकंड बोल लेना, 60 सेकंड बोल लेना, मुझे नहीं बोलिए। मेरा ये कहना है, आज जब आप सरकार में हैं, ठीक है, 15 सालों से आप सरकार में थे, बदनावर के प्रत्याशी ने भी कहा कि बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई थी क्योंकि उसने आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार में हम विकास नहीं कर पा रहे। ये उनसे सवाल बनता है कि नहीं कर पा रहे थे तो क्यों गए, उसके पीछे जो कारण है वो भी सबको मालूम है। एक चीज आज ये बताइए, जियाबान, बोराली, कानमन में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खोल पाए, आपको IIT है साहब,
आप झूठ बोल रहे हैं। घोषणा पत्र नहीं, आपका घोषणा पत्र बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी ने जो छापा है, मैं वो बोल रहा हूँ। प्रवीण जी सुनिए, कोटेश्वर में जिसकी आबादी 40,000 है, हाँ। वहाँ पे एक आप सिविल डिस्पेंसरी तो छोड़ दीजिए, पीएचसी नहीं दे पाए, आप कह रहे हो स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, आप ही की बात है। तिलगड़ा में आईटीआई के निर्माण की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ आईटीआई है। आईटीआई है, आपका सुन लो, छाप रहे हैं, आपका घोषणा पत्र है। चर्चा का दौर हम बदनावर में 35 करोड़ की नल जल और चर्चा योजना। के दौर में मध्य प्रदेश क्या में पानी तक नहीं पिला पाए आप? होना है, उनमें एक सीट अशोकनगर भी है और अशोकनगर सीट ग्वालियर चंबल संभाग में आती है। साथ ही इस सीट पर सिंधिया के खासम खास बीजेपी से जसपाल सिंह जज्जी मैदान में हो। और ऐसे में इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दाव पर है और ऐसे में देखना होगा कि अशोकनगर की इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर अशोकनगर सीट पर व्यक्तिगत प्रभाव को देखा जाए तो यह सिंधिया का कोर एरिया माना जाती है, लेकिन यहां सिंधिया का असर परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। अशोकनगर वो सीट है जहां लोकसभा चुनाव में खुद सिंधिया को कम वोट मिलते हैं। हालांकि अब हालात पहले से एकदम अलग हैं। सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उपचुनाव में वो बीजेपी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में जसपाल सिंह जज्जी की राह कांग्रेस के मुकाबले कुछ आसान तो नजर आ रही है। अशोकनगर की अग्नि परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत कराइए, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अशोकनगर में उपचुनाव का शोर लगातार तेज होता जा रहा है। इस सीट पर जसपाल सिंह जज्जी के कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने की वजह से उपचुनाव होने जा रहा है। दल बदलने वाले जज्जी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आशा दोहरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा पहली बार है कि जब अशोकनगर से कांग्रेस ने किसी महिला को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा से विलिन भंडारी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां असली टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ये विधानसभा क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके कांग्रेस को इस सीट पर 1985 के बाद सीधे 2018 में कामयाबी मिली। 2018 के चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी जसपाल सिंह जज्जी ने बीजेपी के लड्डूराम कोरी को 9,700 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2003, 2008, 2013 में बीजेपी को लगातार 3 बार सफलता मिली। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित अशोकनगर सीट पर 1,90,000 के करीब मतदाता है। यहाँ 38,000 के करीब अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता है, जबकि 28,000 यादव, 25,000 रघुवंशी, इसके अलावा 14,000 ब्राह्मण, 10,000 जैन और 12,000 मुस्लिम, 14,000 के करीब कुशवाहा मतदाता है। चुनाव में यादव, रघुवंशी और हरिजन निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अशोकनगर की समस्याओं को देखें तो यहाँ पेयजल संकट है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यातायात की स्थिति ठीक नहीं है। रेलवे फाटक होने से लंबा जाम लगता है। अंडर ब्रिज की मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। विधानसभा क्षेत्र की एक और बड़ी समस्या अतिक्रमण है। चौक चौराहे हो या फिर आम रास्ते, यहाँ मेन मार्केट, सभी जगह पर अतिक्रमण है। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की विकराल समस्या है। शिक्षा का आलम यह है कि कोई भी बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं होने पर छात्रों को दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। यहाँ जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। गंभीर हालत वाले मरीज फौरन रेफर कर दिए जाते हैं। अब इन सब के बीच अनूपपुर में किस दल की जीत का डंका बजता है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तापी जी, कांग्रेस तो सिर्फ 2018 में यहाँ पे कामयाब हो पाई है। ज्यादातर आप ही लोग इस सीट पे काबिज रहे हैं। पेयजल संकट, ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बुरी, यातायात की स्थिति ठीक नहीं, रेलवे फाटक होने की वजह से लंबा जाम, अंडर ब्रिज की मांग हो रही है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। शहर में हर ओर अतिक्रमण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति वही एज इट इज, मतलब वही जिन मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं वही मुद्दे आज भी हैं। अब बताइए क्यों, किस आधार पे आप लोगों को वोट दिया जाए? मेरी बहन ब्याही है अशोकनगर जिले के शहर के अंदर, और फ्लाईओवर है अशोकनगर में, 3-4 जगह से लाइन गई है, तो है सड़कें गुना से, मैं बता रहा हूँ आपको सर, गुना से लेके अशोकनगर आ जाइए
अशोकनगर से भोपाल आ जाइए। सर फ्लाईओवर से ही सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ ना, मैं सुन तो लीजिए आप। गुना से लेके अशोकनगर हाईवे है और अशोकनगर से भोपाल बेलुआ चौराहे बाद सिरोंज आना चाहते हैं, सिरोंज विदिशा से आना चाहते हैं और ललितपुर जाना चाहते हैं और ले जाओ 4 लाइन आके जाके आप झांसी से लेके आप ग्वालियर चले जाइए। सड़कों का बेहिसाब जाल है और जिला अभी नया बना था अशोकनगर, पहले गुना जिले में हुआ करता था और अशोकनगर में जिला अस्पताल है, कलेक्टर है, एसपी है, तहसील है, सब कुछ है। पर एक कोई भी चीज नया जिला होने के कारण थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब उसका होता है। शहर के अंदर कहीं भी गड्ढे नहीं है, बड़े बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल, मैं शहर के अंदर आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं कि गुना से लेके, आई रिपीट, गुना से लेके अशोकनगर तक बहुत अच्छी सड़क है और अशोकनगर से लेके भोपाल तक बीआरटी कॉरिडोर की सड़क है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे जिले अस्पताल का जिक्र आप कर रहे हैं, फरवरी 2020 में जब वहां की अनियमितताएं और लापरवाहियों को लेकर जब मेरी उस वक्त के कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी से बात हुई थी, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 15 साल की सरकार की लापरवाही और अनियमितताओं की जगह से जिला चिकित्सालय में वहां पे किसी तरह की कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। इंसान सुनने आते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन बाहर वो है ना मरीज से मतलब मरीज आता है लेकिन मर के चला जाता है। ये बात उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कही थी। आप बताइए जितेंद्र जी, किस आधार पर आपको जनता चुने? मुझे प्रश्न आप करते तो हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। जितेंद्र जी, मैं सबसे पहले प्रवीण जी से बात करूंगा, प्रवीण जी से निवेदन करूंगा, मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना, अब वो मुझे सुनने की कृपा करेंगे। एक चीज, आज अशोकनगर का जिक्र आया, अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत घोषणा पत्र कुछ कह रहा है। प्रवीण जी उसको ऐसा बता रहे हैं जैसे स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बना दिया गया उस अशोकनगर को। मैं भी देखता हूं। आपने अभी ओवरब्रिज की बात बताई, अंडरब्रिज की मांग अशोकनगर में इतनी ताकत से उभर रही है कि बच्चा बच्चा इस बात को लगा है किसी तरह अंडरब्रिज से रोड ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा। लेकिन प्रवीण नापित जी उसे ऐसे बता रहा है जैसे अमेरिका से अच्छी सड़कें अशोकनगर में इन्होंने बना दी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप 15 साल से सरकार में थे, 244 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन एन चुनाव पर करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आप विकास पर केंद्रित बात करते तो आप अपना ये बताते कि हमने अशोकनगर के विकास के लिए ये किया। लेकिन वही चीजें जो 15 साल से लगातार हर चुनाव में लेकर आ रहे, फिर ले आए आप सैनिक स्कूल की बात कब से कर रहे हैं? अभी आपका सैनिक स्कूल नहीं बना, सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं आप। देखिए जिस रोड की बात प्रवीण जी ने की, तुमेन, कचनार, अखाई, गोरा, टप्पा, सोनेरा, सारे रोडों के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने रोड क्या बनाए? अशोकनगर से म्याना लहरघाट की बात आप कर रहे हैं, तो आपने रोडों का निर्माण कहां किया? एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई, अशोकनगर को स्मार्ट सिटी, पिछले चुनाव में देखा था आपने, हर घर घर जाके स्मार्ट सिटी की घोषणा कर रहे थे। ये फिर एक नया शगुफा, एक नया जुमला लेके आए। जैसे 15 लाख की बात करी थी ना, मैं तो आज भी पूछता हूँ 15 लाख की बात फिर करिए आप, वोट आपके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। रश्क जी, आज आप कह रहे हो कि अशोकनगर में विश्राम गृह भी बनाना है, अदालत का भवन बनाना है, आबकारी भवन बनाना है, स्कूल बनाने हैं, केनाल का निर्माण किया जाना, तो फिर अभी तक आपने किया क्या? किस बात पे आप वोट मांगने जा रहे हैं? उस चेहरे पे मांगने जा रहे हैं जो 1.5 लाख से खुद हार गया। कोई कह रहा था, अभी आप ही कह रहे थे कि व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि है, 1.5 लाख वोटों से जो आदमी चुनाव हार गया उसके भरोसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नल जल योजना की बात आप कर रहे हैं, आप जल जीवन मिशन की, माने आप लाभ ये है कि आप पानी तक पीने का उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। 15 साल की सरकार की बात कर रहे हैं। मैं घर के अंदर ले जाऊंगा पानी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ, मुझे बोलने तो दो। इसी तरह के सपने दिखा दिखा के वोट लिया आपने। 15 लाख रुपए घर घर पहुंचाने की बात आपने की थी। ठीक है, जैसे 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। 2020 है, 2018 में जनता ने आपको बता दिया था कि जुमलों की बात नहीं चलेगी। यथार्थ पे आपको बोलने का अधिकार है, पर इतना भी नहीं है कि जो सामने वाला भी तो बोले। हमारा बड़ा दिल है कि विपक्ष को हम बोलने देते हैं। अच्छा, आप 15 आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे। 15 महीने आपने जैसे मीडिया, मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अरे मुझे जो आपकी पार्टी ने छापा है वो पढ़ रहा हूँ, किस तरीके से हमारा ही करने का प्रयास कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं है आपके पास, मालूम क्या था? सुनो मैं भाई, आपकी पार्टी जो लेके आई तो बता रहा हूँ दादा। अरे दादा, आप जो बोल रहे हैं वही मैं पढ़ रहा हूँ।
मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपका घोषणा पत्र मेरे सामने। गोविंद सिंह ने क्या किस कहा था? तरीके से आप जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? गोविंद सिंह ने जनता कहा था समझदार है, देश की जनता से मैं माफी मांगता हूं, पर की हो इस या प्रदेश की अनूपपुर की जनता हो, से मैं माफी वो मांगता हूं क्योंकि माफिया राज में इस खत्म जुमले नहीं में कर नहीं पाया। आने वाली। और कि आपने लक्ष्मण सिंह करके आपने 21,000 घोषणाएं की है, उन्होंने आपके मुख्यमंत्री ने 21,000 घोषणाएं की है प्रदेश की। अगर आप 100 साल भी मुख्यमंत्री रहोगे तो पूरा नहीं कर पाओगे, केवल नारियल जेब में रखना, अरे लक्ष्मण घोषणाएं कर देना, कमलनाथ जी, अरे पूरा राहुल होगा गांधी और श्रीमान। प्रदेश की जनता से माफी मांग लो, आप कर्ज नहीं कर पाए। ये भी लक्ष्मण सिंह ने कई बार कहा, सुन लीजिए। और आपके उमंग सिंगार ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह जी भ्रष्ट आदमी। अरे वो तो अरे छोड़ो। शराब माफिया है, विकास ये की गुजरात बात में करो। जाके काम करता है। क्या अरे क्या क्या उन्होंने नहीं विकास कहा? करोगे? आप लोग क्या कैबिनेट करोगे? मंत्री हैं, ये तो बता आप- दो। अरे आपका ये आईना प्रोग्राम फतेहपुर, अरे कासिमपुर, सुन तो लो ग्राम मेरे भाई, खैरिया, ग्राम कजराई, सुन तो लो कहीं मेरे- कुछ नहीं है सब। अरे सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो मेरे भाई। 2 बजे आपका ये नया एसडीएम आता है, 3 बजे दूसरा आ जाता है, 5 बजे दूसरा आ जाता राजपुर है। में यही तो आपने अरे यही तो सब आपके लोग लोगों कहते को थे। नकल किया था, आपके- चुनाव आ गया तो उन्हें अगर बता नहीं नापित दिया, जी- नया पेपरा लेके आए। नापित जी, अगर लक्ष्मण सिंह का जिक्र होगा तो ताई का भी जिक्र होगा। ताई इस बात का जिक्र खुले मंच से करती आई है, ताई का भी जिक्र होगा। राजधर्म की भी याद दिलाई गई थी, राजधर्म की भी याद दिलाई थी, तो उसका भी जिक्र होगा। बहुत सारी चीजों का जिक्र होगा। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।